नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। और आज किस किस की क्लास लगेगी, कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा, पहले आपको वो बता देता हूं। आज आपको वो फोटो दिखाऊंगा जो बताएगी रावण खिलजी जैसा दिखता था या नहीं, क्योंकि एक नई फिल्म आ रही है जिसमें रावण को ऐसा दिखा दिया, हनुमान को ऐसा दिखा दिया कि अब कई हिंदू जो हैं वो नाराज हो रहे हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही। लेकिन क्या रावण खिलजी जैसा दिखता था? नहीं, वो तस्वीर आपके सामने उकेरूंगा आज। इसके अलावा रावण, हनुमान, पुष्पक विमान, सबकी क्लियर फोटो वाला चैप्टर लेकर आया हूं। क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदुओं का मजाक उड़ाने वालों की जरा कायदे से क्लास लगेगी। 2024 में मोदी से चुनाव लड़ने वाला क्या कोई नहीं होगा? ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, आज इसके बारे में बताऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर देखिएगा। देश में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। पीएम मोदी चीन की फैक्ट्रियां कैसे बंद करवा देंगे, आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। आज ही अमित शाह ने राजौरी में एक जनसभा को भी संबोधित किया। बोले कि जो लोग ये कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां खून की नदियां बह जाएंगी, वो आकर देखे रैली में कि कैसे मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। शाह ने यह भी कहा कि जल्दी ही पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल समुदाय को आरक्षण मिल जाएगा और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश जाने वाले हैं। पीएम मोदी यहां पर 3,650 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बिलासपुर में एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल होने वाले हैं। इसमें दिव्य रथ यात्रा और देवताओं की भव्य सभा को भी देखेंगे और एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या के आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी नौकर का नाम था यासिर और वो 6 महीने से घर में काम कर रहा था। यासिर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, यह बताया जा रहा है। और अब तक की जांच में पता चला है कि पहले डीजी का गला दबाया, फिर टूटी हुई बोतल का इस्तेमाल करके गले को रेत कर हत्या कर दी गई। आरोपी ने डीजी के शव को जलाने की भी कोशिश की थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हो गया। यहां हिमस्खलन में फंसने से 10 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। 8 लोगों को बचाया गया है। 10 की तलाश चल रही है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, सेना लगी हुई है, आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ईरान के बाद अब इराक में भी हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने आज इराक में गवर्नर के दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंककर आग लगा दी। ईरान में आज स्कूली छात्राओं ने हिजाब उतारकर फेंक दिया। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हमले की अमेरिका ने निंदा की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर क्रैकडाउन की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये दिन भर की खबरों का रिवीजन हो गया। पाठशाला में पहली क्लास, और इसमें रावण की क्लियर फोटो का चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपको बताएगी कि रावण खिलजी जैसा दिखता था या नहीं दिखता था। एक फिल्म का ट्रेलर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। फिल्म का नाम है आदि पुरुष, जो रामायण पर आधारित बताई जा रही है। और आदि पुरुष का अर्थ होता है ईश्वर या परमेश्वर। भगवान श्री राम को आदि पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया है, इसलिए यह फिल्म भगवान राम के जीवन काल पर आधारित है। लेकिन इस फिल्म को लेकर जो विवाद है वो सबसे ज्यादा फिल्म के किरदारों के लुक को लेकर है, क्योंकि अभी टीजर आया तो उसमें 2 किरदार दिख रहे हैं। उसको लेकर लोगों का दिमाग ठनक गया। ये कौन सा रावण दिखा रहे हैं, ये कौन से हनुमान जी दिखा रहे हैं भाई। सबसे ज्यादा विवाद रावण और हनुमान के लुक को लेकर है। फिल्म में रावण का किरदार सैफ अली खान ने निभाया है। ट्रेलर देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि दाढ़ी वाला रावण कहां से आ गया भाई, हमने तो नहीं सुना आज तक, ना देखा आज तक। ये कौन से एंगल से रावण दिख रहा है? रावण की लंबी दाढ़ी को देखकर लोग पूछ रहे हैं कि ये रावण है या अलाउद्दीन खिलजी है। इसकी तस्वीर देखिए, आंखों में सूरमा लगाए, बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ ये आदमी रावण दिख रहा है या अलाउद्दीन खिलजी दिख रहा है? क्योंकि हमारे शास्त्रों में रावण की परिकल्पना एक अहंकारी और शक्तिशाली राजा के तौर पर थी, जिसके माथे पर मुकुट था, चेहरे पर मोटी गहरी मूंछ वाली छवि दिखाई गई है। लेकिन इस फिल्म का रावण जो है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी सैलून से अभी अभी स्टाइलिश हेयर कट लेकर आया भाई। और फिल्म के निर्देशन में क्रिएटिविटी के नाम पर अपने तरीके से किरदार गढ़ दिए गए।
जिसमें लोग कह रहे हैं कि रिसर्च की भारी कमी है और तथ्यों के साथ भरपूर छेड़छाड़ कर दी। भाई आप क्रिएटिविटी के नाम पर अब आप रावण को खिलजी टाइप नहीं ना दिखा देंगे। अब कई पुरानी पॉलिटिकल फिल्में बनती हैं जिसमें किसी नेता को आप दिखाते हैं। अब कोई नेता साड़ी पहनते उस जमाने में रहता हो और उसको पोर्ट्रे करेंगे दिखाने के लिए, तो उसको जीन्स थोड़ी पहना देंगे। कोई कुर्ते पजामे वाला नेता हो, उसको सूट बूट में थोड़ी दिखा देंगे। उसको जब उतारते तो वैसे ही उतारते हैं। तो ये कौन सा रावण है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह हनुमान का किरदार भी लोगों की समझ से परे। ये हनुमान जी हैं। हनुमान के लुक में भी बहुत बदलाव कर दिया गया है। खासतौर पर दाढ़ी को देखकर ऐसा लगता है कि निर्देशक ने किसी मुगल बादशाह से प्रभावित होकर अभी अभी ट्रिमर से सेट की है। ये तस्वीर आप देखिए, आपको लगेगा, अगर ये ना बताया जाए कि हनुमान जी हैं, तो आपको लगेगा कि कोई मुगल कालीन फिल्म है जिसमें कोई मुगल कैरेक्टर है। बस सिर पर से चंदन टीका वगैरह हटा दीजिए। इसके अलावा वस्त्रों के नाम पर हनुमान जी के किरदार को चमड़े के अंग वस्त्र पहना दिया गया है। यही नहीं, हनुमान खड़ाऊ की जगह चप्पल पहनकर उड़ रहे हैं। अब फिल्म के मुख्य किरदार भगवान राम पर आते हैं। साउथ के सुपरस्टार प्रभास ने यह किरदार निभाया। इसे देखकर लोग पूछ रहे हैं कि मूंछ वाले भगवान राम को पहले कभी नहीं देखा। हमारे शास्त्रों में भगवान राम की कल्पना एक धीर गंभीर दिखने वाले निर्भीक और आत्मविश्वासी महापुरुष से की गई है, जिसके चेहरे पर तेज और सौम्यता दिखाई देती है। लेकिन फिल्म आदि पुरुष के राम में बहुत सारी खूबियां गायब हैं। यहां भी राम के किरदार को लकड़ी की खड़ाऊ की जगह सैंडल जैसी चीज पहनाई गई। उनका किरदार आदि पुरुष के बजाय बाहुबली वाला ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर लोग सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं कि रावण के कैरेक्टर को मुस्लिम आक्रांता वाला लुक क्यों दिया गया। कई लोगों को यह भी हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में राम को महानायक और रावण को खलनायक के रूप में बताया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ ना कि आप खलनायक के नाम पर उसकी छवि कुछ भी बना देंगे, उसको खिलजी टाइप दिखा देंगे। मतलब रावण का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। फिल्म आदि पुरुष का जो ट्रेलर है उसको देखकर लगता है कि या तो यह जानबूझकर किया गया ताकि कंट्रोवर्सी हो, फिल्म के बारे में चर्चा हो, या फिल्म को फ्री में ही पब्लिसिटी मिल जाए ये सोचकर ये कर दिया गया होगा, या सोचा गया होगा कि हमारे देश का हिंदू तो बहुत उदार है, थोड़ा बहुत विरोध करेगा, कौन सा गला पकड़ लेगा, इसलिए क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी कर दो। पहले भी हुआ इस देश के अंदर, देवी देवताओं का अपमान कर दो। अभी हाल में आई थी ना फिल्म जिसमें काली जी को सिगरेट पीते दिखा दिया गया था। जो मन आए कर दो, हिंदू कुछ थोड़ी बोलने वाला है। लेकिन ट्रेलर देखकर एक बात साफ है कि रिसर्च ठीक नहीं। इन लोगों ने अगर वाल्मीकि रामायण को पढ़ा होता तो रावण का लुक खिलजी वाला नहीं होता, हनुमान जी का लुक ऐसा नहीं दिखता जो दिख रहा है, और पुष्पक विमान भी वैसा नहीं दिखता। आपने पुष्पक विमान को गौर नहीं किया होगा, पुष्पक विमान को चमगादड़ दिखा दिया, तो अलग ही हिसाब से अपने हिसाब से चीजें गढ़ ली गई। आज मैं आपको संदर्भ और श्लोक के साथ वो बातें बताऊंगा जिससे आपके मन में रावण की फोटो क्लियर हो जाएगी। कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि हमको कैसे पता चलेगा रावण खिलजी जैसा नहीं दिखता था। बॉस, अगर आपको नहीं पता तो आज पाठशाला देखिए। मैं आपको वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है रावण का वो बता रहा हूं, श्लोक जो लिखे गए वो पढ़कर बता रहा हूं। आप तय कर पाएंगे कि रावण खिलजी जैसा दिखता था या नहीं दिखता था, और इसीलिए बहुत ऑथेंटिक रिसर्च आपके सामने रखा। वाल्मीकि रामायण में रावण का लुक किस तरह बताया गया है वो श्लोक में सुनिए। श्लोक है, भ्राजमानाम महारहेणन कांचनेन विराजता मुक्तजाला वृतेनाथ मुकुटेन महाद्वितम। यानी इस श्लोक में कहा गया है कि रावण बड़ा मूल्यवान और मोतियों से जड़ा हुआ मुकुट पहने हुए। ये श्लोक कह रहा है, नीचे उसका देखिए अर्थ लिखा हुआ है। लेकिन फिल्म आदि पुरुष का रावण बिना मुकुट के दिखता है। श्लोक कह रहा है कि उसके वो ज्वेलरी पहन रहा है, आभूषणों से लदा हुआ है, और आपको कैसे दिख रहे हैं ये सैफ अली खान साहब, आप सोचिए उसके बारे में, आप कंपेयर कीजिए। श्लोक है, नीचे उसका ट्रांसलेशन है, मुकुट है मोतियों से जड़ा हुआ मूल्यवान, ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए। ये भाई साहब अपना कुछ हेयर कट लेके आगे खिलजी टाइप दाढ़ी बना ली। अच्छा, जब इतना वर्णन किया जा रहा है वाल्मीकि रामायण में कि वो कैसा रावण दिखता था, तो उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि उसकी दाढ़ी थी। अगर रावण की दाढ़ी होती, और जब इतना चरित्र, इतना उसके रूप का वर्णन हो रहा है कि ऐसा दिखता था, ऐसे मुकुट पहनता था, ऐसी चीजें होती थी,
तो सामने वाला यह भी लिख देता कि उसकी दाढ़ी थी। दाढ़ी का कहीं जिक्र नहीं है वाल्मीकि रामायण में, लेकिन ये भाई साहब ने फिल्म बनाई और खिलजी टाइप दाढ़ी दे दी। मूंछ का जिक्र इसलिए है क्योंकि मूंछ जो है ना, कई बार लोग ताव देते हैं अहंकार में, तो रावण का मूंछ जो है उसके अहंकार का प्रतीक है। यहां भाई साहब की मूंछें दाढ़ी से मिला दी गई, और यह मुगल काल में होता होगा, रावण के समय नहीं होता था भाई। खिलजी रखता होगा, रावण ने नहीं रखा था। तो पहला तो वो आपको बता रहा हूं श्लोक जो सीधे सीधे क्लियर कर दे रहा है कि यह हिसाब नहीं बैठ रहा। अगले श्लोक में रावण के शरीर पर सोने के अद्भुत आभूषण पहने हुए होने का वर्णन है। इनमें आभूषणों में हीरे, मूल्यवान मणियां लगी हुई हैं, लेकिन फिल्म का रावण को आभूषण से परहेज है, यह दिखता है। अब ये आपके सामने मैंने जो पूरा श्लोक है वो वैसा का वैसा लिख दिया है कि इस श्लोक को भी अगर आप पढ़ेंगे, इसमें रावण को मूल्यवान रेशमी कपड़े पहने हुए कहा गया है और उसके शरीर पर लाल चंदन लगा हुआ ये लिखा गया है। लेकिन फिल्म का रावण तो आंखों में काला सूरमा लगा रहा है। ये भाई साहब अलग कैरेक्टर बन गए और शरीर पर अलाउद्दीन खिलजी के कपड़े पहने हुए हैं। उसमें कहा जा रहा है वाल्मीकि रामायण में कि रावण सिल्क के कपड़े पहनता था। यहां भाई साहब ने खिलजी टाइप का जो वॉरियर वाला वो होता है वो पहने हुए हैं। रावण ने मूल्यवान रेशमी कपड़े पहने हुए हैं, उसके शरीर पर लाल चंदन लगा हुआ है। यह वाल्मीकि रामायण में वर्णन। यह हो गया रावण का जिक्र। तो बॉस, जिसने भी फिल्म बनाई है, या तो उसको खिलजी से बहुत प्यार था, या तो उसको मुगलों से बहुत प्यार था, या फिर उसको लगा कि बिना पढ़े कुछ भी बना दो, हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में रावण का ऐसा वर्णन नहीं है। इसी तरह से पुष्पक विमान को फिल्म में चमगादड़ की तरह दिखा दिया गया। ये देखिए, ये पुष्पक विमान। अब क्रिएटिविटी के नाम पर आप पुष्पक विमान को चमगादड़ दिखा रहे हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान के बारे में बताया गया है कि यह भगवान कुबेर का शुभ विमान था। अब चमगादड़ कब से शुभ हो गया? जिसे रावण ने बलपूर्वक हथिया लिया था। यह विमान उसी के आदेश पर चलता था जो इस विमान को जीत लेता था। यह विमान अपने स्वामी के मन की गति से चलता था और अपने स्वामी के आदेश पर विमान छोटे या बड़े आकार का हो जाता था। इस पर वाल्मीकि रामायण में श्लोक है कि यस्य तत् पुष्पकम नाम विमानम कामगम शुभम वीर्याद आवर्जितम भद्रे येन यामी विहायसम। यानी मैं वो रावण हूं जिसने अपनी वीरता से कुबेर के शुभ विमान को अर्जित किया है। मैं इसे अपने आदेश से इसके सहारे आकाश में उड़ाता हूं। इसमें भी कहीं चमगादड़ का जिक्र नहीं है। आप अगर देखेंगे, जो पहले आपने रामायण देखी होगी, उसमें भी पुष्पक विमान में चमगादड़ नहीं दिख रहा। ये भाई साहब क्रिएटिविटी के नाम पर एक नया चमगादड़ लेकर आए। ये आप पूरी तरह से जो हिंदुओं के आराध्य हैं, जो उनकी श्रद्धा के केंद्र हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर लोग सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं कि रावण के कैरेक्टर को मुस्लिम आक्रांता वाला लुक क्यों दिया गया? क्योंकि रावण को ऐसे लुक में कभी नहीं देखा। लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिल्में हो या फिर सीरियल हो या फिर रामलीलाएं हो, रावण के एक एक कैरेक्टर की छवि लोगों के मन में बसी हुई। इसलिए आदि पुरुष के रावण और हनुमान को देखकर लोग तुरंत ये कहने लगे कि ऐसे रावण और ऐसे हनुमान को कभी नहीं देखा। रामायण पर पिछले कुछ दशकों में सबसे प्रामाणिक काम हुआ था 1980 के दशक, जब रामानंद सागर की रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित हुई। रामायण सीरियल को हम सबने देखा था और कोविड के दौरान भी जब रामायण का प्रसारण फिर से किया गया था, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे व्यूअरशिप। रामानंद सागर के रामायण सीरियल की वजह से रामायण का एक एक किरदार लोगों के मन में अब भी अंकित है। इस रामानंद सागर वाले रामायण में, इसमें भगवान राम का किरदार अरुण गोविल ने निभाया, जो बेहद शांत और निर्भीक दिखाई दे रहे हैं। इस किरदार में मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप भी दिख सकता था, लेकिन आदि पुरुष में दिखाए गए किरदार में वो बात नहीं दिखाई देती। यहां भी राम को जो है वो वॉरियर के तौर पे दिखाया गया है। उनके कपड़े आप देखिए और आपने रामानंद सागर के रामायण में जो भगवान राम को देखा है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। यहां मूंछ दिख रही है आपको आदि पुरुष में, वहां आपको मूंछ नहीं दिखती। यहां आपको वॉरियर वाला ड्रेस पहने हुए दिख रहे हैं, वहां आप देख लीजिए किस तरह का ड्रेस है। वहां एक
आपको मुकुट नजर आ रहा है, यहां कोई मुकुट नहीं है, यहां मूछ हो गई, वहां मूछ नहीं है। इसी तरह रामानंद सागर की रामायण का रावण आपको दिखाता हूं। इसके सिर पर मुकुट पहने हुए आपको वो कैरेक्टर याद होगा अगर रावण आप दिखाएं, और चेहरे पर बड़ी मूछें, ये किरदार अहंकार का प्रतीक था। यहां रावण जो है वो पता नहीं कैसा खिलजी टाइप का डरावना सा दिखाने की कोशिश की गई है, मुगल या दाढ़ी लगा दी गई है, आंखों में सूरमा है। इसी तरह हनुमान का किरदार उस समय दारा सिंह ने निभाया था, जो घर घर में प्रसिद्ध हुआ। उनका शक्तिशाली शरीर और राम भक्ति को देखकर हर किसी ने उन्हें असली हनुमान मान लिया। लेकिन फिल्म में हनुमान को देखकर लोगों की भावनाएं बहुत आहत हुई, खासतौर पर दाढ़ी को देखकर, कि वहां आप देखिए हनुमान जी कैसे दिखते थे। ये आपको दिखा रहा हूं पुराने रामानंद सागर की रामायण के हनुमान जी, और यहां आप हनुमान जी को देखिए, ऐसा लगता है अभी अभी कोई मुगल शासक का जो वॉरियर है वो निकल कर आ गया। ऑब्सेशन ही मुगल से खत्म नहीं। पूरे देश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रामलीलाएं होती, हजारों सालों से रामलीलाएं होती आ रही, लेकिन कहीं पर भी रामलीलाओं में ऐसे रावण को नहीं देखा गया जो मॉडर्न हेयर कट और मुगल आक्रांताओं की तरह दिख रहा। मैंने अपने शो राष्ट्रवाद में आज शाम में राम का किरदार निभाने वाले कलाकारों से पूछा कि क्या उन्होंने ऐसा रावण कभी देखा है। हो सकता है हमने ना देखा हो, वो लोग तो इतने साल से कर रहे हैं रामलीला, शायद उन्होंने देखा हो। उन राम और लक्ष्मण को सुनिए जो रामलीला में राम और लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं, वो क्या बता रहे हैं। बैठे हैं जो लोग रामलीला में राम और लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं। सर, आप लोगों ने कभी ऐसा रावण या ऐसा हनुमान जी जो दिखाया गया है ट्रेलर, आप लोगों ने ट्रेलर देखा कि नहीं देखा? हाँ, मैंने ट्रेलर देखा। अच्छा, आपको कुछ लगा उसमें आपत्तिजनक? जिस विषय पे अभी चर्चा हो रही थी रावण की दाढ़ी को लेकर, सो मुझे भी मतलब देखने के बाद ये है कि हाँ थोड़ी लिबर्टी मिलती है, बट अब हम लोगों ने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा अपनी रामलीला में कि किसी में भी रावण की दाढ़ी हो, तो ये तो है। खैर नहीं देखा? नहीं। आप कितने साल से रामलीला कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए हैं रामलीला करते। और आप लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं? जी सर। आप कितने साल से रामलीला कर रहे हैं? मैं 4 साल से कर रहा हूँ। तो आपने कहीं किसी रामलीला में रावण को वैसा देखा है? नहीं सर, ऐसा रावण नहीं देखा। हाँ, ऐसा हनुमान देखा था जैसा? नहीं, ऐसा हनुमान भी नहीं देखा। आज हम उसी विषय पे हम बात कर रहे थे, मैं और सुबह, कि ये मुझे लगता है रावण कम और खिलजी ज्यादा लग रहे थे। खिलजी लग रहे। और आपको, अच्छा, ये आपको खुद से देख के लगा या 4 लोगों ने दिमाग में? नहीं, हम ट्रेलर देखे थे, हम दोनों लोग साथ में थे। तो तभी हम देख रहे थे कि ये क्या लुक लेके आए हैं, मतलब ये तो रावण कहीं से लग ही नहीं रहे। तो आपकी पूरी रामलीला में ये चर्चा हुई है कि ये खिलजी लग रहा है? मतलब जो भी लोग देख रहे हैं वो सब यही बोल रहे हैं। अभी तक तो नेगेटिव रिव्यू मिला है इसके लिए। और हनुमान जी को लेके क्या चर्चा हो रही है? हनुमान जी को लेके भी यही है, लेकिन हनुमान जी को लेके इतना नहीं देखा। उनको जो चमड़े का वस्त्र पहना है उसको कुछ लोगों को वो तो बिल्कुल होनी चाहिए। आपके रामलीला में हनुमान जी को जब वस्त्र पहनाते हैं तो क्या पहनाते हैं? उनकी एक अलग से ड्रेस होती है सर, चमड़े का तो यूज कहीं भी नहीं होता ही नहीं, रामलीला में तो होता ही नहीं, वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है। कभी आप लोग जब रामलीला करते हैं तो उसमें लिबर्टी के नाम पर आप लोग कुछ चेंज करते हैं? नहीं, हम लोग नहीं करते, कुछ नहीं करते। नहीं करते, बिल्कुल नहीं। जो चरित्र है राम लक्ष्मण का या किसी भी कैरेक्टर का, उसको ध्यान में रख के ही हम सब कुछ करते हैं। आपको, चूंकि आप लोग इतने साल से रामलीला भी कर रहे हैं, आपको लगता है हिंदुओं की भावनाएं जो है वो थोड़ी लाइटली ली जाती हैं कि ये क्या ही करेंगे? हाँ, मुझे वो तो अक्सर हो रहा है अभी, और इसीलिए बाइकआउट भी ज्यादा चल रहा है आजकल, देख रहे होंगे आप फिल्मों में। जिन्होंने रामलीलाएं की हैं उन्होंने कभी ऐसा राम रावण हनुमान नहीं देखा, ऐसा पुष्पक विमान नहीं सुना। वाल्मीकि रामायण जो इतने साल पहले लिखी गई, उसमें भी कहीं जिक्र नहीं है ऐसे राम रावण और हनुमान का। तो फिर आप क्रिएटिविटी के नाम पर अगर ऐसा करते हैं और हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाएं और वो बॉयकॉट करने की बात करें, तो फिर नैरेटिव कर दिया जाता कि 2014 के बाद हिंदू जो है वो अग्रेसिव हो गया। अग्रेसिव नहीं हो गया बॉस, वो आज भी बॉयकॉट के अलावा कुछ नहीं करता। वो सरतन से जुदा के नारे नहीं लगाता, वो किसी को मारने की बात नहीं करता। वो बॉयकॉट कर सकता है, उतना करता है। उसके बावजूद अगर आप उसकी भावनाओं को आहत करते हैं तो इस देश में सोचने और समझने की जरूरत है कि हिंदू भी आहत हो सकता है। जैसे अमेरिका में चला था ब्लैक लाइव मैटर्स, वैसे ही हिंदू सेंटीमेंट मैटर्स, ये हैशटैग ट्रेंड होना चाहिए ट्विटर वगैरह, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि हिंदुओं की भी भावना है। पाठशाला में आप पॉलिटिकल साइंस की क्लास, और इसमें आपको बताएंगे कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं होगा।
हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेवड़ी कल्चर पर चुनाव आयोग कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जिससे चुनावी रेवड़ी कल्चर वाले नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्योंकि अभी तक वो रेवड़ी बेचकर तो मैदान में टिके रहते हैं, लेकिन अगर वो रेवड़ी खत्म हो जाएगी फिर कैसे नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। वोटों के लिए रेवड़ी कल्चर कैसे चल रहा है उसके बारे में पहले आपको बताता रहा हूं। आज आपको एक वीडियो भी दिखाता हूं, फिर बताऊंगा चुनाव आयोग ने क्या किया है। आप ये वीडियो देखकर समझ पाएंगे कि वोटों के लिए नेता किस हद तक जा सकते हैं, वोटर्स को क्या क्या लालच दिया जा सकता है और खुले में दिया जा सकता है। हैदराबाद के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उनके हैदराबाद शहर में क्या हुआ वो आपको बता रहा हूं। कल विजयदशमी पर अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने वाले हैं। केसीआर के नए मिशन को सफल बनाने की जिम्मेदारी उनकी पार्टी के नेताओं की है और उन्हीं नेताओं में से एक हैं राजनाला श्रीहरि, जिन्होंने पार्टी के नेशनल लॉन्च से पहले दारू और मुर्गा लॉन्च कर दिया। ये वो मुर्गे हैं जो इनको लगता है कि इनके नेता को पीएम बनवा देंगे। मतलब ये सोचते हैं कि ये मुर्गा देंगे और वोटर को बकरा समझते हैं कि हलाल कर देंगे चुनाव में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो तेलंगाना के वारंगल का है। इस वीडियो में टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि ने बीच सड़क पर शराब और मुर्गे का काउंटर खोल दिया। बीच सड़क पर शराब बट रही है, मुर्गा बट रहा है और लोगों को मुर्गा और शराब बांटा जा रहा है। टेबल पर कुछ मुर्गे और शराब की बोतलें रखी हुई हैं। नेताजी खुद सबसे आगे खड़े हैं। मुर्गा और शराब लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन है। एक एक कर लोग आगे आ रहे हैं, एक बोतल लेते हैं, एक मुर्गा लेते हैं, वहां से चले जाते हैं। ऐतिहासिक वीडियो है भाई, पीछे नेताजी की फोटो भी लगी। घर में आज मुर्गा बनेगा, लगेगा और डिस्कस होगा कि पीएम किसको बनाना है। नेताजी लोगों को मुर्गा और शराब की बोतलें ऐसे दे रहे हैं जैसे कोई प्रशस्ति पत्र दे रहे हो, सर्टिफिकेट बांट रहे हो। लोग भी लेके फोटो खिंचवा रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज ले लिया, मुर्गा फड़फड़ा रहा है। अरे भैया ये मुर्गा नहीं है, इस देश का लोकतंत्र फड़फड़ा रहा है जो आप लोग कर रहे हैं। उसके बाद भले ही इन लोगों की लाइन कितनी भी लंबी हो जाए, ना मुर्गा कम पड़ने वाला था ना शराब की बोतलें, क्योंकि पीछे एक गाड़ी में दोनों सामान फुल पूरा भर के लाए थे। किसी को निराश नहीं करना है। यह राजनीति चल रही है इस देश के अंदर, जहां राष्ट्रीय पार्टी के रूप में लॉन्च होने के लिए शराब और मुर्गा बट रहा है। गजब चल रहा है देश के अंदर। मुफ्त के वादों पर छिड़ी बहस के बीच आज चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया। ये तो आपको दिखा दिया कि मुफ्त के नाम पर क्या चल रहा है और इसकी लंबी लिस्ट मैंने आपको पाठशाला में बताई है। लेकिन चुनाव आयोग ने बड़ा खेल किया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एक लेटर लिख दिया है कि राजनीतिक दलों को अपने चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहारिकता के बारे में मतदाताओं को प्रामाणिक जानकारी देनी चाहिए ताकि वोटर इसका आकलन कर सके। मतलब अगर आप मुर्गा और शराब बांट रहे हैं, मान लीजिए चुनाव में बांट रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि इसका पैसा कहां से आया। अगर आप कह रहे हैं फ्री में बिजली देंगे, तो कहां से पैसा लाएंगे वो फ्री की बिजली देने का, ये पब्लिक को बताना पड़ेगा। ये चुनाव आयोग प्रावधान लाने जा रहा है और इसके लिए अभी चिट्ठी लिखी है नेताओं को, पार्टियों को कि बॉस ये क्यों ना कर दिया जाए, इस पर आप अपनी राय दीजिए। साथ ही चुनाव आयोग ने इस पर पार्टियों से उनकी राय देने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो इस चीज को अनदेखा नहीं कर सकते कि चुनावी वादों पर बहुत कम जानकारी दी जाती है। ऐसे चुनावी वादों का वित्तीय हालत पर सही असर नहीं पड़ता। चुनाव आयोग ने कहा कि खोखले वादों के दूरगामी परिणाम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके कि ये फ्री का दे देंगे, वो फ्री का दे देंगे कह के, और देश की अलग अलग पार्टियां, एक पार्टी नहीं है, अलग अलग पार्टियां ऐसा कर रही हैं, सब कर रहे हैं लगभग। तो ये बंद होना चाहिए, वरना इंडिया श्रीलंका बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और अब चुनाव आयोग की एंट्री हो गई। चुनाव आयोग ने अपने लेटर में लिखा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत यह जरूरी है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपने किए वादों को पूरा करने के लिए तर्कपूर्ण जानकारी दें और बताएंगे ना भाई कि कैसे वादा को पूरा करेंगे। कह दिया कर देंगे, उसके बाद करते नहीं है, तो वो दिक्कत खत्म हो, वोटर को भी पता रहे कि अच्छा इधर से पैसा आएगा। चुनाव आयोग ने लिखा कि ज्यादातर पार्टियां बहुत हल्के में चुनावी वादे कर देती हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं देती। इस वजह से चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले चुनावी वादों के लिए एक समान फॉर्मेट होना जरूरी है ताकि वादों की सही जानकारी मिल सके और उसके बीच में तुलना भी हो सके। चुनाव आयोग का यह मत है कि अगर वादों की सही जानकारी वोटर्स के सामने रखी जाएगी
और उन्हें यह बताया जाएगा कि इन वादों से राज्य या केंद्र की आर्थिक सेहत पर कितना असर पड़ेगा, तो इससे वोटर को अपना फैसला लेने में आसानी होगी। भाई मान लीजिए मैं कह रहा हूं, मैं एक पार्टी हूं, कोई भी, मान लीजिए बीजेपी कह रही है कि वो फ्री बिजली देगी, आम आदमी पार्टी कह रही है वो भी फ्री बिजली देगी, कांग्रेस कह रही है वो भी फ्री बिजली देगी। अब आप सोचेंगे भाई सब फ्री बिजली दे रहे, पैसा कहां से आएगा? तो सबको भर के देना होगा कि हम यहां से पैसा लाएंगे। अभी आपको फॉर्म दिखाऊंगा जो चुनाव आयोग लाने जा रहा है, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुतों का खेल बिगड़ने वाला है बॉस। चुनाव आयोग ने यह भी लिख दिया है कि वैसे तो एक चुनावी वादे को लागू करने के कई तरह के असर होते हैं, लेकिन उसका वित्तीय असर बताना जरूरी होगा। चुनावी वादों के वित्तीय असर को जानने के लिए चुनाव आयोग ने अपने पत्र के साथ फॉर्मेट की जानकारी भी दी है। पहले आपको दिखाता हूं इस फॉर्मेट का पार्ट 1 कैसा होगा। जरा यहां पर डालिए कि कैसा फॉर्म चुनाव आयोग ने निकाला है। अब इसको देखिए, आपको दिखा रहा हूं। यह फॉर्म जो है वो नेताओं को भरना पड़ेगा। अब पहले पीछे लीजिए वो वाला डालिए जो आप डाले थे। हाँ, ये फॉर्म जो है, अब आपको इसका ओरिजिनल कैसा दिखेगा वो आपको बता दिया। नहीं, ये दूसरा वाला, पहले वाला डालिए, पहले वाला डालिए। हाँ, ये है पार्ट ए। अब इसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पार्ट ए में नेताओं को क्या क्या भर के देना है, आपको बताना होगा। इसमें है नॉमिनिक्लेचर ऑफ द प्रोमिसेस मेड, यानी आप जो वादा कर रहे हैं उसके बारे में बताना होगा। यहां लिखा है वादा नंबर 1, ये जूम करके दिखाइए जरा। हाँ ठीक है, एसी में रहने दीजिए। वादा नंबर 1 और यहां लिखा है वादा नंबर 2, मतलब आपने वादा कर दिया। मान लीजिए यहां लिख दिया आपने फ्री बिजली, ठीक है, किसी ने लिख दिया फ्री बिजली, किसी ने लिख दिया 1000 रुपया महिला को, ठीक है। मान लीजिए आपने, एक बात बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए ऐसा कोई वादा आपने कर दिया। अब आपको यह बताना है कि इसमें किसी व्यक्ति को देंगे या पूरी फैमिली को देंगे, तो यह यूनिट आपको बताना है। फिर आपको बताना होगा कि टारगेट कौन है, पूरी आबादी टारगेट है या विशेष वर्ग को आपने टारगेट किया, तो यह भी जानकारी देनी होगी। कितने लाभार्थी होंगे आपको यह भी बताना होगा फॉर्म के अंदर। फिर नेताओं को बताना होगा एक लाभार्थी पर कितना खर्च है, जैसे फ्री बिजली बोल दिए तो उसमें एक लाभार्थी पर कितना खर्च आ रहा है यह बताना होगा, टोटल कितना खर्च होगा यह बताना होगा, और एक रिमार्क का कॉलम है। तो यह पहला फॉर्म जो है वो नेताओं को, पार्टियों को भर के देना होगा कि फ्री वादा क्या कर रहे हैं या कोई भी वादा क्या कर रहे हैं, और उसमें किस किस को लाभ पहुंचेगा, किस किस को कैसे आप जो है कितना खर्च करेंगे एक व्यक्ति पर। अब उसके बाद जो दूसरा फॉर्म है वो डालिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म। अब जरा इस फॉर्म को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा खेल चुनाव आयोग करने जा रहा है अगर ये लागू हो गया बहुत जल्द। और मैं आपको बता दूं कि नेता जो है वो बहुत हंगामा करने वाले हैं, क्योंकि किसी को ये पसंद नहीं आएगा। तो अब आप इसकी स्थिति देखिए, यह है फॉर्म नंबर 2। इसमें यहां वाला हिस्सा पहले दिखाइए। इसमें लिखा है कि राज्य और केंद्र की तरफ से लेटेस्ट बजट अनुमान, संशोधित अनुमान। तो इसमें पहले से जो वोटर होगा उसको पहले से यह भरा हुआ मिलेगा कि अभी राजस्व प्राप्तियां कितनी है, मतलब जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहां पर कितना पैसा जो है वो राज्य के बजट के पास आता है, रेवेन्यू कितना है, तो ये रेवेन्यू आपके पास लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अब कितना खर्च राज्य ऑलरेडी कर रहा है ये भी आपको पहले से लिखा मिलेगा। उस राज्य के ऊपर उधार कितना है ये भी लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद बकाया देनदारी कितनी है ये भी उस वोटर को पता चलेगा, और स्टेट का जीडीपी कितना है, या केंद्र की बात है तो क्या जीडीपी है वो भी लिखा हुआ मिलेगा। तो पहले तो राज्य की हालत क्या है आर्थिक तौर पर, वो इस सेक्शन में पूरी तरह से आपको क्लियर पता चल जाएगी। अब आप सोचिए कि किस तरह से एक हिस्सा ये पता चल गया, आपको पता चल गया कि पॉकेट में कितना पैसा है। अब दूसरी तरफ देखिए, यह देखकर नेताओं का बुखार छूट जाएगा। मैं बता रहा हूं क्यों, अब जरा इसको पढ़ते जाइए। अब यह जानकारी राजनीतिक दलों को देनी है। क्या जानकारी देनी है? चुनावी वादे जो आप कर रहे हैं उसके लिए कुल अतिरिक्त रकम कितनी लगेगी बॉस, सुन रहे हैं? अब बताना पड़ेगा कि इतना तो पैसा आपके पास है, लेकिन ये जो वादा किए हो इसके लिए अतिरिक्त रकम कितनी लगने वाली है। फिर उसके बाद 8.1 नंबर कॉलम है,
इसमें चुनाव आयोग को आपको भर के देना होगा, जो वोटर के पास जाएगा, कि ये जो अतिरिक्त रकम लगेगी उसका सोर्स क्या होगा, कहां से लाओगे पैसा। बड़ा बड़ा बोल दिए फ्री ये देंगे, फ्री वो देंगे, सोर्स क्या होगा। और सोर्स में भी ऑप्शन दिया गया है, क्या टैक्स बढ़ाओगे, नया टैक्स लगाओगे, विनिवेश करोगे। यानी आपको बताना होगा वोटर को। अभी तो मान लीजिए आप कह दिए कि हम ये कर देंगे, वोटर ने दे दिया, उसके बाद उसका लगता अरे ये तो टैक्स बढ़ा दिए, अरे ये तो एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए। नहीं, उसी वक्त बताओ वोट लेने के पहले कि टैक्स बढ़ाओगे, एक्स्ट्रा टैक्स लगाओगे या विनिवेश करोगे, या फिर ये बताओ कि खर्चों में कटौती करोगे, कहां से करोगे वो बताओ, या अतिरिक्त उधार लोगे वो भी बताओ, या कोई अन्य तरीका है तो वो भी बताओ। कोई जादू की छड़ी रखे हो तो घुमाने वाले हो तो वो छड़ी के बारे में बताओ। चुनावी वादे पूरा करने के लिए कितने सोर्स लगाओगे वो भी बताओ। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद जीडीपी का अनुमान क्या रह जाएगा जरा वो भी बताओ। और चुनावी वादे का वित्तीय हालत पर असर क्या पड़ेगा, अतिरिक्त उधार कितना बढ़ जाएगा ये भी बताओ, और जीडीपी के अनुपात में कर्ज कितना हो जाएगा ये भी बताओ। अब ये वो फॉर्म है बॉस जो राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा देगा, क्योंकि नेता बोल के निकल जाते हैं। इतना डिटेल तो उन्होंने सपने में भी अगर देख लें तो हड़बड़ा के उठ जाएंगे, इतना डिटेल बताना होगा। चुनाव आयोग ने फॉर्म बना दिया। अब अभी तो हम ही लोग पत्रकार पूछते थे और हम में भी कुछ ही लोग पूछते थे, अब चुनाव आयोग ने यह नया फॉर्मेट बनाने का मन बनाया। अच्छा, अभी भेजा है नेताओं को, जरा बताओ ये करके भर के दोगे। अब वहां से आएगा वही रॉकेट उड़ के आएगा जो रूस और यूक्रेन के बीच उड़ रहा है, उससे घातक रॉकेट उड़ेगा शब्द वाला कि चुनाव आयोग ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिमकाना। क्योंकि इसमें बहुत लोग एक्सपोज हो जाएंगे। कहने को तो सब बड़ा बड़ा फेंक देते हैं, जब डिलीवरी में कैसे डिलीवर करोगे एकदम खुला खेल हो जाएगा। चुनाव आयोग ने यह फॉर्मेट सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भेज दिया है ताकि वो 19 अक्टूबर तक इस पर अपनी राय दे सकें। इसके बाद चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पार्ट 8 के सब पैरा 3 के सेक्शन 3 को संशोधित करेगा। अगर राजनीतिक दलों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो यह मान लिया जाएगा कि राजनीतिक दलों को इस पर कुछ नहीं कहना है। तो कुछ नहीं कहना तो हम जो करना कर देंगे, तो इसलिए तो कहना ही पड़ेगा। और जब कहेंगे तो जो विरोध करेगा वो फंसेगा, जो विरोध नहीं करेगा वो डबल फंसेगा। तो ऐसा चकरघिन्नी बना दिया है चुनाव आयोग कि कई नेता जो हैं वो फ्री जो राजनीति करते थे, जो भी अलग अलग पार्टी के हो, वो सब फ्री में फंसने वाले हैं। पाठशाला में अब चीन की फैक्ट्रियां बंद करने वाले पीएम मोदी के प्लान का चलता है। कूटनीति हो या सैन्य नीति हो, भारत ने हर जगह पर चीन की अकड़ निकाल दी। लेकिन पीएम मोदी अब चीन की अकड़ ही नहीं, कैसे चीन की कमर भी तोड़ रहे हैं, आज इसके बारे में आपको बताऊं। चीन की असली ताकत क्या है? उसकी असली ताकत है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसकी वजह से चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है कि भाई दुनिया की ज्यादातर चीजें यहीं बनती हैं, आप जो चीज ले आइए। कंपनी यूएस की होगी, कंपनी यूके की हो सकती है, लेकिन जब उसका बॉक्स खोलिएगा तो उसमें लिखा रहेगा मेड इन चाइना। सब बना देता है ये। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो प्लान बनाया है जिससे चीन की असली ताकत ही चली जाएगी, यानी उसकी फैक्ट्रियां बंद होंगी। अब ये प्लान क्या है नरेंद्र मोदी का? वो है गति शक्ति प्लान, जो 100 लाख करोड़ रुपए का है। ये जो प्लान आपको बता रहा हूं जिससे चीन का बुखार छूटेगा, वो प्लान जो है वो है गति शक्ति प्लान। गति शक्ति प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया। यह है 100 लाख करोड़ का। अब एक दिन की बात नहीं है, इसमें पूरा प्लानिंग है कि कैसे चीन की फैक्ट्री बंद करनी है और इंडिया को ऊपर ले जाना है। यह है इसका मकसद, गति शक्ति प्लान। चीन के खिलाफ पीएम मोदी का यह प्लान कैसे सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है और इससे कैसे धीरे धीरे चीन की फैक्ट्रियां बंद होने वाली हैं, यह आज आपको समझाता हूं। आपको याद होगा कि पिछले साल अक्टूबर में पीएम मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना शुरू की। इस योजना का मकसद था कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े सभी मंत्रालयों और एजेंसीज को
एक प्लेटफॉर्म पर ले आया जाए, प्रोजेक्ट्स को तय लागत और निर्धारित समय पर पूरा करके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाए। अब आप कहेंगे इससे क्या हो जाएगा? भाई ऐसे ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चीन में निवेश करने के लिए दुनिया भर की छोटी बड़ी कंपनियां आकर्षित हुई थी एक जमाने में। ये तस्वीर आप चीन के देखिए, ऐसी सड़कें चमचमाती हुई, ऐसी कनेक्टिविटी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कि लोगों को लगा कि यहां जाके काम किया जा सकता है, क्योंकि उन कंपनियों को वर्ल्ड क्लास रोड, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सुविधाएं चीन में मिल रही थी। इसलिए धीरे धीरे चीन में दुनिया भर की कंपनियां पहुंच गईं और धीरे धीरे चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत में प्रधानमंत्री मोदी यही करना चाह रहे हैं। चीन को चुनौती देने के लिए पीएम मोदी ने 1 साल पहले जो गति शक्ति योजना शुरू की थी, उस पर कितनी तेजी से काम हुआ है वो जरा देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 422 प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई 1300 अड़चनों को 8 महीने में निपटा दिया गया। बंदरगाहों को जोड़ने वाले 196 प्रोजेक्ट को गति शक्ति के जरिए प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कोयला, स्टील का मूवमेंट आसान हो सके। पीएम गति शक्ति के तहत कुछ दिन पहले ही यूपी की 16 परियोजनाओं के लिए केंद्र से 1068 करोड़ का बजट भी दे चुके हैं। इसमें गारमेंट पार्क है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, प्लास्टिक पार्क है, फ्लाईओवर निर्माण है, एलिवेटेड कॉरिडोर से जुड़े प्रोजेक्ट है, यानी वो प्रोजेक्ट जो कनेक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे। पीएम गति शक्ति प्लान के तहत रेलवे की जमीन को 35 साल के लिए लीज पर देने की योजना को मंजूरी दे चुके हैं, जबकि पहले यह कितना होता था? 5 साल का होता था। लीज में लेने वाला भी सोचता था कि 5 साल बाद अब हम किसी और को लीज चला गया तो मैं लेके क्या करूंगा। अब इसको बढ़ाकर 35 साल किया गया, ताकि जो ले रहा है और कुछ उस पर लगा रहा है उसको भी तो सिक्योरिटी हो कि 5 साल बाद किसी और का नहीं हो जाएगा। रेलवे की जमीन पर कार्गो टर्मिनल, अस्पताल, केंद्रीय विद्यालय बनाए जा सकेंगे। 300 कार्गो टर्मिनल से रेलवे को 30,000 करोड़ रुपए की सालाना आय की भी उम्मीद है और 1.25 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगर यह प्लान हिट रहा तो भारत खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया की बड़ी कंपनियों के लिए चीन के मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करेगा। भारत के पास यह बड़ा मौका है, क्योंकि चीन से बड़ी बड़ी कंपनियां भाग रही हैं बॉस, और इसके 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर, चीन के आंतरिक हालात, जिससे वहां सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था है और कोविड की वजह से पाबंदियां जो लगी वो शामिल है। इसलिए कंपनियां वहां से निकल रही हैं तो कहां आ सकती हैं? भारत आ सकती हैं, क्योंकि भारत उसके लिए प्रिपेयर्ड दिख रहा है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय हालात, जिसमें यूक्रेन युद्ध और कोविड की वजह से दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। और तीसरा फैक्टर है चीन के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगियों की मोर्चाबंदी। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, जिससे कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रखना चाहती। भाई उनको भी लगता है कल को अगर भविष्य में चीन से व्यापार करने पर अमेरिका या कोई दूसरा देश प्रतिबंध लगा देगा तो वो तो फंस जाएंगे। और ये तो बड़े देश हैं, ये आपस में लड़ते ही रहते हैं। चीन और अमेरिका के बीच वैसे ही तनातनी चल रही है रूस यूक्रेन के बाद। अब कल को किसी ने किसी पे बैन लगा दिया तो बेकार बीच में इनकी बलि चढ़ जाएगी। तो ये क्या कर रही हैं कि ये या तो कोई और विकल्प देश ढूंढ लें या वहां से शिफ्ट हो जाएं चीन से, ताकि मैन्युफैक्चरिंग दूसरे देश में भी चलती रहे। यहां इंडिया का फायदा है। भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां ये चाहती हैं कि उनकी फैक्ट्री सिर्फ चीन में ही ना रहे, इसलिए वो नए विकल्प भी देख रही। इन नए विकल्पों में कौन कौन है? एक तो वियतनाम हो गया, दूसरा थाईलैंड है, तीसरा इंडोनेशिया है और चौथा कौन है? अपना भारत। अभी हाल का ही एक उदाहरण है भाई। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कौन है? एप्पल। आईफोन खरीदते हैं ना। पहले जब आप आईफोन खरीदते थे क्या लिखा आता था? कंपनी कहीं की हो, बॉक्स में देखते होंगे आप, मेड इन चाइना लिखा रहता था। नहीं देखे तो अभी पलट के पुराना बॉक्स निकालिए, देखिए। एप्पल ने भारत में आईफोन 14 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। आईफोन 14 जो आया है उसका लोकल प्रोडक्शन तमिलनाडु में चल रहा है। एप्पल 2022 के अंत तक आईफोन 14 का 5% प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट करना चाहता है, और ऐसा अनुमान है कि 2025 तक करीब 25% आईफोन भारत में बने होंगे। यानी डब्बा खोलिएगा तो मेड इन इंडिया लिखा रहेगा, विदेश में भी कोई खोलेगा तो मेड इन इंडिया लिखा रहेगा। तो चीन से कंपनियां भारत शिफ्ट होनी शुरू हो चुकी हैं। आईफोन 14 का भारत में निर्माण इसलिए बड़ी जीत है
क्योंकि आईफोन की असेंबलिंग का ज्यादातर काम चीन में होता था। एप्पल ने ऐसे वक्त में आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत में शुरू किया है जब अमेरिका और चीन के बीच काफी तनाव चल रहा है, और इसीलिए अनुमान है कि 2025 तक एप्पल अपने सभी प्रोडक्ट का कुल प्रोडक्शन जो होता है उसका 25% चीन के बाहर शिफ्ट करेगा। यह आंकड़ा अभी के लिए 5% है। एप्पल पहले ही आईपैड और एयरपॉड का प्रोडक्शन चीन से बाहर वियतनाम में शिफ्ट कर चुका है। तो भारत के लिए बहुत स्वर्णिम वक्त है ये। अगर भारत ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को निवेश का अच्छा माहौल दे दे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग सुधरी गई है, तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन के विकल्प के तौर पर किसको देखेंगे? हमको देखेंगे। और किसको देखेंगी? हमने आपको एप्पल का एक उदाहरण बताया, लेकिन सिर्फ एप्पल नहीं है, कई बड़ी कंपनियां हैं भाई, चीन में नहीं भारत में भविष्य देख रही हैं अपना। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल भी अपना जो पिक्सल स्मार्टफोन बनाता है उसकी असेंबलिंग यूनिट भारत में खोलने की तैयारी कर रहा है। गूगल अपने पिक्सल फोन के कुल उत्पादन में से 10 से 20% कहां बनाएगा? भारत में। और अभी ये फोन पूरी तरह से कहां बनता है? चीन में मैन्युफैक्चर होता है। तो किसको झटका लगेगा? चीन को। किसके लिए अच्छा होगा? भारत के लिए। तो क्यों वो 100 लाख करोड़ लगे, क्यों देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, क्यों नरेंद्र मोदी ये प्लान कर रहे थे, क्यों उसका असर दिख रहा है? अब समझ में आ रहा है, इधर ताला खुल रहा है। इसी तरह से एक सेक्टर है सेमीकंडक्टर। आजकल क्या है कि कोई भी डिवाइस हो, कोई भी गैजेट हो, कोई भी गाड़ी हो, कुछ भी सेमीकंडक्टर चिप के बिना नहीं चलता। अभी वो महिंद्रा की XUV 700 आई, उसके भी कई लोग वेटिंग चल रही है 1.5 साल की, 1 साल की। क्यों? सेमीकंडक्टर की दिक्कत थी, चिप की दिक्कत थी। चिप प्रोडक्शन में अभी चीन का दबदबा है, लेकिन भारत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में वेदांता ग्रुप ने ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ सेमीकंडक्टर बनाने का जॉइंट वेंचर जो है उसकी घोषणा कर दी। अहमदाबाद में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर बनाने वाली फैक्ट्री लगाई जा रही है। भारत में ही चिप बनना शुरू हो जाएगा भाई। इसका बड़ा फायदा होगा कि चीन जैसे दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। देश में पेट्रोल और सोना के बाद सबसे ज्यादा आयात क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारत चीन से 40% इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट घटा सकता है। 40%। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो वहां वैसे ही अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। दुनिया जो है उसको बॉयकॉट करने की तरफ है, अमेरिका और चीन के बीच जो चल रहा है उसके बाद। और भारत में कंपनियां शिफ्ट होंगी। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो आप समझ रहे हैं भारत के लिए क्या स्वर्णिम भविष्य दिख रहा है। भारत को इस वक्त चीन के मुकाबले फायदा यह है कि कोविड के बाद से चीन से ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गई है, तो चीन पर से दुनिया का भरोसा घट रहा है। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक चीन के साथ क्वाड देशों के टकराव से भारत को फायदा होगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो अभी भी चीन से भारी मात्रा में सामान इंपोर्ट करते हैं, उन देशों की कंपनियां भारत की तरफ रुख करेंगी। पिछले महीने ही फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी। चीन को काउंटर करने के लिए तीनों देशों के बीच सप्लाई चेन को मजबूत करने पर बात हुई। इसके अलावा इसी साल यूएई और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। उम्मीद है कि ब्रिटेन के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जल्द पूरी हो। मतलब यह हुआ कि ग्लोबल सप्लाई में चीन के दबदबे को कम करने के लिए इसी साल जुलाई में अमेरिका ने सप्लाई चेन समिट का आयोजन भी किया था, और इसमें यूरोप के देशों के साथ भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर के अधिकारियों को बुलाया गया था। इस समिट में अमेरिका समेत 18 देशों ने सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई थी। चीन के खिलाफ बड़ी बड़ी कंपनियों की +1 पॉलिसी भी भारत के पक्ष में काम कर रही है। अब आप कहेंगे ये +1 पॉलिसी क्या है भाई? इसी पॉलिसी के तहत चीन में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियां चीन के बाहर भी बिजनेस का विकल्प देखेंगी। +1 मतलब चीन +1, एक और विकल्प रखो, इसलिए इस पॉलिसी का नाम +1 रखा गया। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कंपनियां इस पॉलिसी पर काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कभी भी ये दोनों देश एक दूसरे पर कई प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका चीन की कंपनियों पर डेटा चोरी और जासूसी का भी आरोप लगा चुका है। इस वजह से भी चीन से व्यापार करने वाली अमेरिकी कंपनियां ज्यादा सतर्क हो चुकी हैं। पिछले साल की बात है भाई, चीन ने पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ लागू किया,
जिसकी वजह से कंपनियों पर कई पाबंदियां लग गई, उनकी कॉस्ट बढ़ गई। इतना ही नहीं, चीन के हालात भी ठीक नहीं है, जो भारत के लिए इस वक्त बड़ा मौका दे रहे हैं कि वो खुद को दुनिया की फैक्ट्री बना ले। अभी कौन है दुनिया की फैक्ट्री? चीन। हम बन सकते हैं दुनिया की फैक्ट्री, क्योंकि चीन की जीरो कोविड नीति की वजह से वहां सख्त लॉकडाउन, जिससे प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। चीन में 2023 में मंदी आने की आशंका है, भारत में 0% चांस है मंदी का। आपको बताया था ना, अमेरिका में मंदी, चीन में मंदी। कहां मंदी नहीं है? इंडिया में। 2022 के लिए वर्ल्ड बैंक ने चीन की अनुमानित ग्रोथ रेट 5% से घटाकर 2.8% रहने की आशंका जताई, जो 3 दशक में सबसे कम। 2022 के शुरुआती 6 महीनों में चीन में 4 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं, 31 लाख छोटे बड़े उद्योग कारोबार बंद हो चुके हैं, लगभग 4000 बैंक बंद होने की कगार पर हैं, लोग बैंकों से पैसा नहीं निकाल पा रहे। 1990 के बाद रियल एस्टेट में सबसे बड़ी मंदी चल रही है चीन के अंदर। अब आप सोच रहे हैं चीन की बर्बादी में भारत की कितनी बड़ी आबादी छिपी हुई है। आबादी मतलब पॉपुलेशन नहीं, आबाद होने वाला आबादी। भले ही चीन इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे हो, लेकिन इस क्षेत्र में भारत भी तेजी से उभर रहा है। कंसल्टेंट कंपनी कशमैन एंड वेकफील्ड की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के मुताबिक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब दुनिया के बड़े निवेशक भी मान रहे हैं कि चीन का बिजनेस अब भारत शिफ्ट हो रहा है। वित्तीय कंपनी मोबियस कैपिटल पार्टनर्स के फाउंडर मार्क मोबियस ने कहा है कि सबसे दिलचस्प है कि भारत ग्लोबल ट्रेंड के विपरीत चल रहा है। ग्लोबल ट्रेंड के विपरीत। सरकार की पॉलिसी और मार्केट की मजबूती से भारतीय बाजार काफी अच्छा नजर आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत चीन से कारोबार छीन सकता है, क्योंकि अब विदेशी निवेश चीन के मार्केट से निकल रहे हैं। भारत सही मायने में चीन के कारोबार को छीनने की शुरुआत कर चुका है। भारत की ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी हो गई है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में कई कंपनियां भारत आएंगी। ये मार्क मोबियस कह रहे हैं, फाउंडर है मोबियस कैपिटल पार्टनर्स। दिक्कत क्या है? विदेशियों को अपने यहां सब कुछ दिख जाता है, अपने यहां कुछ लोग जो हैं वो किस प्लेनेट पे रहते हैं भगवान जाने। उनको इंडिया श्रीलंका बनता दिखता है। खैर, चीन की मुश्किल है, भारत के लिए अच्छा वक्त दिख रहा है भविष्य में, और उम्मीद कीजिए कि देश में अच्छा माहौल बना रहे और भारत इसी तरह से तरक्की करे। पाठशाला में अब दुबई के उस हिंदू मंदिर का चैप्टर जो 3 साल में बनकर तैयार हुआ है और जिसके शुरू होने से कुछ कट्टरपंथियों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। इस्लामिक देश यूएई में रहने वाले हिंदुओं और सिखों को बड़ी सौगात मिली। महानवमी के मौके पर दुबई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह हिंदू मंदिर वहां के सिंधु गुरु दरबार मंदिर का विस्तार करके बनाया गया। यूएई के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस शेख नायान और यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर इसमें शामिल हुए। कई सालों के लंबे संघर्ष के बाद दुबई में हिंदू और सिख समुदाय के लिए यह मंदिर बन पाया है। इस मंदिर में 16 देवी देवताओं के अलावा गुरु ग्रंथ साहिब भी रखा गया है। मंदिर का निर्माण अल जुबैल इलाके में किया गया और इस इलाके को वर्शिप विलेज कहा जाता है, जहां पहले से ही कई चर्च और दूसरे धर्म के पूजा स्थल। जिन लोगों को यह भव्य मंदिर देखकर लग रहा है कि क्या ही हो गया, एक मंदिर बन गया, बॉस, एक तो इस्लामिक राष्ट्र में बना है। और जिस वक्त यह मंदिर बनना शुरू हुआ था, आज से 3 साल पहले, तब मैं यहां गया था और तब मैं दुबई के उस मंदिर भी गया था जिसको आप देख लेते तो आपको समझ में नहीं आता कि यह मंदिर कहां शुरू हुआ और कहां खत्म हो गया। मैं गया हूं दुबई में, वो एक मंदिर था, गली कूचे से होते हुए एक फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते आप तो आपको एक मंदिर नजर आता और उसी में गुरुद्वारा भी था। जैसे यहां मंदिर गुरुद्वारा दोनों है, तो वहां जैसे एहसान जता दिया गया था, एक गली कूचे में एक छोटा सा मंदिर और उसी मंदिर के पास गुरुद्वारे की जगह दे। मुश्किल से क्या बोलूं, 100-150 लोग भी वहां आ जाते उस मंदिर में, तो बहुत बड़ी बात थी। मतलब जाकर आपको लगता कि क्या अन्याय है हिंदुओं के साथ। बड़ी संख्या में हिंदू वहां काम करते हैं। एक मंदिर दुबई में दबा कुचला सा मंदिर था। फिर देखकर आया था ये जगह जहां आज ये आपको मंदिर दिख रहा है, इसकी जगह जब अलॉट हुई थी तो मैंने वहां से रिपोर्टिंग की। एक तो जगह ही देख के समझ में आ गया था कि कुछ बड़ा खेल हो गया है बॉस। इतनी, मतलब आप चलते रह जाइएगा तो आपका 1.5-2 किलो वजन कम हो जाता, इतने बड़ी जगह में बना हुआ।
अब आपको, ये तो मेरा निजी अनुभव है, इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और ये मंदिर कितने बड़े इलाके में है जरा आपको समझाता हूं। साल 2019 में यूएई सरकार ने मंदिर के लिए जमीन दी थी। 2020 में इस मंदिर की नींव पड़ी और फिर निर्माण शुरू हो गया। 3 साल तक लगातार काम चलने के बाद यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। यह पूरा मंदिर 80,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है। इस मंदिर में 16 देवी देवताओं की प्रतिमा है, जिसमें 1000 से 1200 भक्त एक दिन में दर्शन कर सकते हैं। 1000 से 1200, और कहां आपको बता रहा था वो मंदिर जो गली कूचे में था, 100 लोग भी पहुंच जाएं अंदर तो जमावड़ा लग जाए। जिस देश के बारे में कहा जाता है कि वहां हिंदू मंदिर नहीं थे, वहां 3 सालों में ऐसा भव्य मंदिर कैसे बन गया? दुबई में 1958 में एक मंदिर बना था। इसे यूएई का सबसे पहला मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का नाम सिंधु गुरु दरबार मंदिर था। 1958 से लेकर 2015 तक यूएई में मंदिर की बात भी नहीं होती थी, बनना तो दूर की बात है। लेकिन 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे के बाद वहां की सरकार ने अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर के लिए जमीन देने का ऐलान किया। यूएई सरकार के इस ऐलान के बाद दुबई के सिंधु गुरु दरबार मंदिर की भी चर्चा शुरू हुई, और इतनी चर्चा हुई कि दुबई प्रशासन ने अल जुबैल इलाके में सिंधु गुरु दरबार मंदिर को बड़े स्वरूप में बनाने के लिए जमीन दी, जिसके बाद मंदिर निर्माण शुरू हुआ और अब जाकर यह बनकर तैयार हो गया है। इस मंदिर में कुल 16 देवी देवताओं की प्रतिमा है। देवताओं की मूर्तियां मुख्य प्रार्थना कक्ष में स्थापित हैं। मंदिर में भगवान शिव, श्री कृष्ण, गणेश जी, महालक्ष्मी, राम दरबार, राधा कृष्ण की प्रतिमाएं, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, श्री झूलेलाल, भगवान अयप्पा और भगवान गुरुवायूरप्पन की मूर्ति भी। मंदिर निर्माण में हिंदू मान्यताओं वाले डिजाइन के साथ साथ अरब के डिजाइन को भी देखने का यहां मौका मिलता है। पिलर्स में अरबी संस्कृति की झलक है। सीलिंग जो है, मतलब जो छत है, वो पूर्ण रूप से हिंदू मान्यताओं के मुताबिक है। मंदिर के छत पर गुलाबी रंग का एक खूबसूरत 3D कमल बना हुआ है। छत पर घंटियां लगी हुई हैं। दीवारों पर अलग अलग भगवान की आकृति बनी हुई है। मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक खुलेगा। शाम 7:30 बजे आरती हो। वैसे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर पिछले महीने ही खोला जा चुका है। अगस्त के अंत में गुरु ग्रंथ साहिब को भी यहां पर स्थापित किया गया था। अभी तक श्रद्धालुओं को मंदिर जाने के लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। मंदिर के वेबसाइट पर एक QR कोड है, जिसे अपॉइंटमेंट लेकर भक्त दर्शन कर सकते हैं। दुबई का मंदिर तो भक्तों के लिए खुल चुका है, लेकिन अबू धाबी में स्वामी नारायण के एक विशाल मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है। 2015 में यूएई सरकार ने अबू धाबी में मंदिर निर्माण की इजाजत दी थी, जिसके बाद 11 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया। दुबई दौरे के दौरान ओपेरा हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने स्वामी नारायण मंदिर का शिलान्यास किया था। 2024 तक इस मंदिर का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। तो हिंदुस्तान में हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि ज्ञानवापी में मंदिर था कि मस्जिद, इसे कोर्ट में साबित करना पड़ रहा है। वहां दुबई और अबू धाबी में नरेंद्र मोदी के आने के बाद भव्य मंदिर बन रहा है। यह है सेक्युलर भारत, कभी सोचिए। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी 8:55 पर।